सो हे गाइस, इस वीडियो में हम लोग यूनिट 3 कवर कर रहे हैं ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। सबसे पहले अगर आपको अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन करना है तो क्या करना है? आपको अपने एरिया के रजिस्ट्रार के पास जाना है। जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होते हैं या तो जाकर डिलीवर करो या फिर बाय पोस्ट डिलीवर करो विथ द प्रिस्क्राइब्ड फीस। उस फॉर्म में कुछ चीज़ है जो होगा ही होगा। फर्म का नाम, कहाँ पे फर्म है, अगर फर्म का कोई ब्रांच है तो उसका नाम। याद रहे ये प्रिंसिपल प्लेस, इसका मतलब फर्म का मेन काम कहाँ पे। हर पार्टनर के ज्वाइनिंग डेट को बताना है, पार्टनर का फुल नेम, परमानेंट एड्रेस एंड फर्म का अगर पार्टनरशिप एक्ट विल नहीं है तो ड्यूरेशन बताना है। ये जो फॉर्म है इसमें हर पार्टनर का साइन होना ज़रूरी है। इन केस अगर पार्टनर्स नहीं है, साइन कर नहीं सकते हैं, तो उनके एजेंट साइन करेंगे। हर वो पर्सन जो साइन कर रहा है वेरीफाई करेगा कि मेरा इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है वो सही है कि नहीं। सेकंड, फर्म का जो नाम है उसमें कुछ वर्ड्स को आप नहीं डाल सकते हो, जैसे कि क्राउन, एम्परर, एम्परेस या फिर कोई भी ऐसा वर्ड जिससे लगे कि आप स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हुए हो। कोई भी वैसा चीज़ डालना अलाउड नहीं है। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 59 पे। व्हेन द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड कि भाई जो हमको फॉर्म मिला है और फीस मिला है वो सही है, उसके बाद वो उनके पास एक खाता होता है, रजिस्टर होता है। उस रजिस्टर ऑफ फर्म में हमारे नए फर्म का नाम दाखिल करते हैं। जैसे ही वहां पे हमारे नए फर्म का नाम दाखिल होता है, वी आर रजिस्टर्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 विद द रजिस्ट्रार ऑफ आवर एरिया। लेट रजिस्ट्रेशन ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी। अगर फर्म का कोई भी स्टेटमेंट रजिस्ट्रार को टाइम पे डिलीवर नहीं होता है तो फर्म इज लायबल टू पे अ पेनल्टी ऑफ 100 रुपीज पर ईयर। जितने साल लेट होगा हर साल का 100 रुपया बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग को लेट हो गया, हम लोग को लगा 2.3 ईयर्स, 2 साल 3 महीना, तो भैया इसमें कितना रुपया लेंगे, 200 या फिर 300? लॉ बोला 300 लेना है। देखो पार्ट देयर ऑफ मतलब 2 साल और उससे अगर एक्स्ट्रा है तो पूरा साल का ले लो भाई। एक दिन भी अगर एक्स्ट्रा है ना तो पूरा साल का ले लो। तो अगर लेट रजिस्ट्रेशन है तो पेनल्टी भी है। अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने का कुछ नुकसान है, 4 नुकसान है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी सिविल कोर्ट में अपने फर्म के नाम पे केस नहीं कर सकते हो और आपके पार्टनर्स भी किसी थर्ड पार्टी को फर्म के नाम पे केस नहीं कर सकते। मतलब अगर हमारे फर्म के साथ कोई धोखाधड़ी हो गया तो फर्म के नाम पे केस करना पॉसिबल नहीं है। सेकंड, नो रिलीफ टू पार्टनर्स फॉर सेट ऑफ क्लेम। अगर आपके फर्म के ऊपर कोई थर्ड पार्टी केस करता है तो ना ही फर्म और ना ही उनके पार्टनर सेट ऑफ कर सकते हैं। आपको कोर्ट में केस लड़ना होगा, प्रोवाइडेड वो केस जो है 100 रुपए से ज़्यादा का है। अगर 100 रुपए के अंदर का केस आपके फर्म के ऊपर होगा, लॉ बोलता है यू कैन सेट इट ऑफ। आप वहीं पे सेट ऑफ कर सकते हो। थर्ड पार्टी को जो भी 100 रुपए के अंदर तक देने का अमाउंट है वो दे सकते हो। 100 के ऊपर का बात है, यू हैव टू फाइट अ केस इन कोर्ट। थर्ड, aggrieved partner cannot bring legal action against other partner or the firm। 3 बंदों का पार्टनर है, एक बंदा के साथ कुछ गलत हुआ और ये अब क्या करें? क्यों? क्योंकि ये लोग रजिस्टर्ड तो है नहीं। और अगर ये अनरजिस्टर्ड फर्म है, अगर ये अनरजिस्टर्ड फर्म है तो दे आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट द फर्म। ए बी सी है, सी के साथ गलत हुआ,
सी फर्म के ऊपर केस नहीं कर सकता है, क्योंकि फर्म तो रजिस्टर ही नहीं है। हाँ, वो फर्म का डिसोल्यूशन के लिए केस कर सकता है कि मेरे को ये फर्म बंद चाहिए, मेरे को अकाउंट्स देखना है, मेरे को मेरा हिस्सा चाहिए, ये सारा केस वो कर सकता है। लेकिन अगर वो चाहता है कि हम फर्म के ऊपर केस करें, केस जीते और फिर भी फर्म कंटिन्यू हो, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक अनरजिस्टर्ड फर्म है। हाँ, कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी तीसरा इंसान आपके ऊपर केस कर सकता है। हाँ, ये बात का ध्यान रखना है, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो आपका राइट्स, ये सारे राइट्स अफेक्ट नहीं होंगे। पहला, राइट ऑफ थर्ड पार्टी टू सू द पार्टनर और एनी पार्टनर। कोई भी तीसरा बंदा, कोई भी बाहर का बंदा आपके फर्म के ऊपर केस कर सकता है, आपके पार्टनर के ऊपर केस कर सकता है। सेकंड, फर्म के पार्टनर्स डिसोल्यूशन के लिए कोर्ट में केस कर सकते हैं, अकाउंट्स का सेटलमेंट चाहिए केस कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए डिसॉल्व फर्म का केस कर सकते हैं। थर्ड, पावर ऑफ एन ऑफिशियल असाइनिंग रिसीवर ऑफ कोर्ट टू रिलीज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर एंड टू ब्रिंग एन एक्शन। एक पार्टनर का मानो दिवाला निकल गया, 3 पार्टनर थे, उसमें से एक पार्टनर गरीब हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो कोर्ट का जो रिसीवर है या फिर ऑफिशियल असाइनी जिसको सारा प्रॉपर्टी मिल रहा है पार्टनर का, वो फर्म के पास जाएगा, बाकी पार्टनर के पास जाएगा और उठा के ले आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। कोई अगर बोल रहा है फर्म रजिस्टर्ड है, आप रजिस्टर्ड नहीं है, आप रुकिए, नो, ये अलाउड ही नहीं है। फर्म रजिस्टर्ड हो या ना हो, ऑफिशियल असाइनी और कोर्ट को अपना प्रॉपर्टी लेने का हिस्सा है। कोई भी फर्म के ऊपर केस कर सकता है और सेट ऑफ नहीं मिलेगा, अगर 100 रुपए के अंदर का वैल्यू है तो सेट ऑफ मिल जाएगा। फिफ्थ, द राइट टू सूट एंड प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव और heirs ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। कोई पार्टनर है जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर उसका लीगल हेयर, यानी कि जो भी उसका ऑफस्प्रिंग है, उसका बच्चा है, वो प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांग सकता है, वो अकाउंट्स देखना मांग सकता है। अब आते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। अगर एक फर्म डिसॉल्व हो रहा है तो क्या? डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म का मतलब अब सारे पार्टनर्स के बीच में जो रिश्ता था वो नहीं रहेगा। जब एक या फिर एक से ज्यादा पार्टनर रिटायर होते हैं या फिर इनकैपेसिटेटेड हो जाते हैं कि भाई अब हम इंसॉल्वेंट हो गए हैं, हम पागल हो गए, हम काम नहीं कर सकते, तो सबके बीच का रिश्ता बदल जाता है, खराब हो जाता है। अब बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में। अगर हम कहें कि फर्म डिसॉल्व हो रहा है, इसका ये मतलब है कि वो फर्म खत्म, वो फर्म अब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब समझो ए बी सी 3 लोग हैं, सी या तो डेथ हो गया उसका या फिर वो रिटायर हो गया, तो क्या फर्म का डिसोल्यूशन होता है? नहीं, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब पुराना रिश्ता था ए बी और सी के बीच में, नया रिश्ता होगा ए और बी के बीच में। जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं दे कैन कैरी ऑन द बिजनेस। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हुआ है, फर्म अभी जिंदा है। अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो, फर्म खत्म, कोई काम नहीं हो सकता। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फर्म अगर डिसॉल्व हो रहा है, बिजनेस डिसकंटिन्यू होगा, खत्म होगा। पार्टनरशिप अगर डिसॉल्व हो रहा है, बिजनेस कंटिन्यू होगा, खत्म होना ऑप्शनल है, आपके ऊपर है। यहां पे फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। अगर फर्म डिसॉल्व हो रहा है तो फर्म बंद हो रहा है, उसका वाइंडिंग अप होगा, उसका सारा एसेट्स बेचेंगे, जितना लायबिलिटी था सेटल कर देंगे। अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रहा है तो फर्म का एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन होता है, रियलाइजेशन नहीं होता। रियलाइजेशन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में होता है, रीवैल्यूएशन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में होता है। अगर कोर्ट चाहे
वो पार्टनरशिप फर्म को ऑर्डर देकर बंद कर सकता है, लेकिन कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं है कि वो 3 पार्टनर्स के बीच के रिश्ते को बंद करवाए। नहीं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का हक कोर्ट के पास नहीं है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का हक उसके पास है। एंड फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स, अगर फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो क्या किताब एग्जिस्ट करेगा? नहीं भैया, कोई किताब नहीं, कोई अकाउंट नहीं, सब बंद। लेकिन अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रहा है तो किताब बंद करने का जरूरत नहीं। अब सवाल उठता है कि भैया डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कैसे हो सकता है? पहला, कोई भी कोर्ट का जिम्मेदारी नहीं, आपका वॉलेंटरी डिसोल्यूशन है भाई, आप अपने मर्जी से डिसॉल्व हो रहे हो। एंड दूसरा, आपको कोर्ट से आदेश मिला है कि भाई अब तुम हो जाओ बंद। दोनों के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ते आइए। पहले, डिसोल्यूशन विथआउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। इसमें होता है, मानो डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट का बात करते हैं, सेक्शन 40। सारे पार्टनर्स के बीच में बात हुआ कि भाई अब हम लोग को बिजनेस आगे बढ़ाने का जरूरत नहीं है, यहां तक का सफर था, अब सफर खत्म। यह है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स का कंसेंट के साथ या फिर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। सेकंड, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कुछ ऐसा हुआ कि अब डिसॉल्व होना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए या फिर डेथ हो गया उनका, या फिर सिर्फ एक पार्टनर बचा, बाकी सबका दिवाला निकल गया, सबका डेथ हो गया। इस केस में कंपल्सरी डिसोल्यूशन होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको डिसॉल्व करना होगा फर्म को। या फिर कोई भी ऐसा इवेंट जिसके कारण आपका फर्म अनलॉफुल बिजनेस पे घुस जाए, अब उसका काम अनलॉफुल है तो उस टाइम पे उसको बंद होना पड़ेगा। लेकिन जब वन सेपरेट एडवेंचर और अंडरटेकिंग इज कैरिड ऑन बाय द फर्म, मानो एक फर्म 3 से ज्यादा काम कर रहा है, 2-3 काम कर रहा है, और उसका एक फर्म का कोई एक काम इलीगल हिस्से में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ई वेपराइजर का काम करता था, ई सिगरेट्स का काम करता था, ई सिगरेट्स इंडिया में इलीगल हो गया, बाकी 2 काम तो लीगल है ना, तो वो कर सकता है। हाँ, जो इलीगल वाला हिस्सा है वो बंद करना होगा। अगर वो सिर्फ एक ही काम करता, ई सिगरेट्स वाला, तो उसको अपना फर्म ही बंद करना पड़ेगा। थर्ड, डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसी, कुछ चीजें अगर होती हैं तो फर्म को बंद होना होता है। पहला, फर्म फिक्स टर्म के लिए था, स्टार्टिंग में बात हुआ था कि 5 साल काम करेंगे, तो 5 साल पार होते ही आप फर्म को बंद कर लो। सेकंड, फर्म कंस्टिट्यूट हुआ था कि भाई हम लोग मानो ये ब्रिज बनाएंगे, तो जैसे ब्रिज खत्म हो गया डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो जाएगा। तीसरा, किसी भी पार्टनर के डेथ से। चौथा, किसी भी पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने से। नाउ दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी पार्टनर के डेथ होने से या फिर किसी भी पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने से कहा जाता है कि हमारा पार्टनरशिप फर्म अब नहीं रहा, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, नया पार्टनरशिप फर्म बनेगा। क्योंकि मानो ए बी सी तीनों के बीच में बात हुआ था कि भाई हम लोग काम करेंगे, सी मर गया, तो अब ए और बी को सारा हिसाब किताब देखना होगा कि भाई हमारा बिजनेस से कितना सी को मिलना चाहिए था, बहुत मेहनत का काम है। एंड अल्टीमेटली वो सारा स्टेप होगा जिससे ये लगे कि भाई फर्म बंद हो रहा है। तो अब नया कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में? सिर्फ ए और बी के बीच में। इसीलिए डेथ और इंसॉल्वेंट होने पे हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि फर्म ही डिसॉल्व हो गया। हाँ, ए और बी मिलकर काम आगे बढ़ा सकते हैं नया फर्म के नाम से, नए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। एंड चौथा, डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। बहुत बार पार्टनरशिप एट विल होता है कि भाई हम लोग का जब तक मन करेगा हम लोग तब तक काम करेंगे, जिस दिन मन खत्म हम लोग सारे पार्टनर्स का कंसेंट लेके उनका इंटेंशन को लिखित में, राइटिंग में दे देंगे। नोटिस में अगर कोई डेट है कि भाई हम लोग इस दिन से बंद हो रहे हैं, तो वो दिन डेट ऑफ डिसोल्यूशन माना जाएगा। अगर डेट नहीं है तो जिस दिन नोटिस दिए उस दिन को ही डेट ऑफ डिसोल्यूशन मानेंगे।
अब आते हैं उस हिस्से में जब कोर्ट का ऑर्डर आए कि भाई अपने इस फर्म को करो बंद। पहला, इनसेनिटी या फिर अनसाउंड माइंड। मानो एक पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो गया और बाकी पार्टनर्स केस कर रहे हैं कि भाई इस फर्म को बंद करना है कोर्ट में, माय लॉर्ड इस फर्म को बंद करना है प्लीज। तो उस टाइम पे कोर्ट उस फर्म को बंद कराएगा, अनसाउंड पार्टनर के साथ हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट खत्म, अब हम लोग नया फर्म खोल सकते हैं, नया काम शुरू कर सकते हैं। हाँ, अगर वो पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर है, वो पार्टनर जो अनसाउंड माइंड का हो गया वो स्लीपिंग पार्टनर है, उस टाइम पे आप केस करके फर्म बंद नहीं करवा सकते। अगेन इस बात को ध्यान से समझिए, अगर पार्टनर एक्टिव है और वो अनसाउंड माइंड का हो गया, फर्म बंद हो जाएगा केस करने पे बाकी पार्टनर्स के। अगर पार्टनर स्लीपिंग है, उसको कोई नहीं जानता, बस नाम का है, और वो अनसाउंड माइंड का हो रहा है, नहीं, आप कोर्ट में केस करोगे फिर भी जज जो है अकॉर्डिंग टू लॉ चलेगा, वो फर्म बंद नहीं कर सकता। अगर टेम्पररी सीकनेस है तब भी फर्म बंद नहीं होगा, मतलब दौरा चढ़ता है या फिर बुखार है जिसके कारण इंसेनिटी हो गया, उसको पागल हो गया है वो, तब भी फर्म बंद नहीं होगा। बी, परमानेंट इनकैपेसिटी। कुछ ऐसा हुआ कि अब वो इंसान जिंदगी में कभी काम कर ही नहीं सकता है, वो परमानेंटली इनकेपेबल हो गया है, पार्टनर की जिम्मेदारी को अब वो नहीं निभा सकता, तब फर्म को डिसॉल्व करते हैं। तीसरा, मिसकंडक्ट। कोई भी एक पार्टनर बाकी पार्टनर के साथ गलती कर रहा है तो बाकी पार्टनर्स उस पार्टनर पे केस कर सकते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं, उस फर्म को बंद कर सकते हैं, और ये कोर्ट ऑर्डर देगा। केस करेंगे, कोर्ट में केस लड़ा जाएगा, प्रूव किया जाएगा कि वो पार्टनर का मिसकंडक्ट था, और फिर कोर्ट ऑर्डर देगा कि भाई तुम लोग ये फर्म को बंद करो, नया आपका कॉन्ट्रैक्ट करो। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। बार बार कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़ रहे हैं, एग्रीमेंट्स तोड़ रहे हैं, मैनेजमेंट जो है फर्म का वहां पे घपला लग रहा है, बिजनेस जो कर रहा है फर्म उसमें घपला लग रहा है, तब कोर्ट ऑर्डर देता है कि भाई बंद हो जा, कुछ तो घपला है तुम लोग का। हाँ, प्रोवाइडेड उनके पास रीजनेबल प्रूफ हो। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कब कब कोर्ट ऑर्डर देता है। एम्बेजलमेंट, घपला हो रहा है, गलत गलत अकाउंट्स बना के रख रहे हैं। अच्छा, हर फर्म को कुछ कैश है कि भाई कुछ कैश अलाउड है कि तुम लोग होल्ड कर सकते हैं, अगर उससे ज्यादा कैश आप होल्ड कर रहे हो तो गलत है। अगर वैसा कुछ हो रहा है कोर्ट ऑर्डर दे देगा, या फिर अकाउंट्स मांगने पर, बार बार रिक्वेस्ट करने पे भी आप रिफ्यूज कर रहे हो दिखाने से, तब भी कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि भाई चल बंद हो। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मानो 3 पार्टनर है ए, बी और सी। ए जो है ये अपना इंटरेस्ट किसी और को दिया, मानो डी को दिया, या फिर मानो कोर्ट को दे दिया कि सर मेरा जो लैंड रेवेन्यू है, यानी कि भाड़ा है जमीन का, वो तो दे नहीं पा रहे हम, तो हम अपना पार्टनरशिप का हिस्सा देना चाहते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि बी और सी तुम चाहता है कि ऐसा कुछ हो, नहीं चाहता है तो बोलो, हम फर्म डिसॉल्व कर देते, तो कोर्ट के ऑर्डर से फर्म डिसॉल्व हो जाता है। लगातार कोई भी फर्म लॉस होता है, कोर्ट ऑर्डर करता है भाई बहुत काम कर लिया, अब शांति से बैठ। जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, ये ग्राउंड जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये कोर्ट 4 बात बोलता है कि भाई अगर इसमें से कुछ भी हो रहा है तो तुम बंद हो जाओ। पहला, डेडलॉक इन मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है, जो मैनेज करने का शक्ति है वो लोग का खत्म, डेडलॉक हो गया, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट सही से नहीं हो रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, दिस इज डेडलॉक इन मैनेजमेंट। सेकेंड, पार्टनर्स आपस में बात नहीं करते हैं, एक दूसरे से गुस्सा है, तो वहां पे फर्म कैसे चलेगा। थर्ड, लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम। जिस काम के लिए फर्म बनाए थे, जिस ऑब्जेक्टिव से फर्म बनाए थे, वो ऑब्जेक्टिव ही नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल, फर्म बनाए थे कि भाई हम लोग ब्रिज बनाएंगे, एंड गवर्नमेंट से आदेश आया कि नहीं भाई आप यहाँ पे ब्रिज नहीं बना सकते, यहाँ पे पूजा वगैरह होता है, तो उस टाइम पे क्या वो फर्म अब रहेगा नहीं, कोर्ट ऑर्डर कर देगा कि भाई बंद कर दे। फोर्थ, कोई भी पार्टनर स्टॉक एक्सचेंज पे गैम्बल कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इस 4 केस में कोर्ट
फर्म को बंद करता है ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स। अब बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन, कि अगर डिसोल्यूशन होगा तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, उसका क्या परिणाम है। पहला, लाइबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ पार्टनर डन आफ्टर डिसोल्यूशन। अगर फर्म के डिसोल्यूशन के बाद कोई भी पार्टनर कुछ हरकत करता है, बाकी पार्टनर्स उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। आई रिपीट, फर्म के डिसोल्यूशन के बाद कोई पार्टनर कुछ भी हरकत करे, बाकी पार्टनर्स उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। फर्म डिसॉल्व कब होगा? जब पब्लिक नोटिस देंगे तब। ठीक है, जब पब्लिक नोटिस देंगे कि हाँ भाई फर्म डिसॉल्व हो गया, उस दिन। सेकंड, नोटिस अंडर सब सेक्शन 1 में बी गिवन बाय एनी पार्टनर। मतलब देखो ये सेक्शन 45 है, ठीक है। दो बात यहां पे याद रखना। पहला, ये प्रोटेक्ट करता है थर्ड पार्टीज को कि भाई तुम फर्म के साथ डील कर रहा है, तुमको नहीं पता ये डिसॉल्व किया है, रुक जा हम नोटिस दिलवाएंगे। यहां पे बोल दिया कि जब तक नोटिस नहीं दिलवाएंगे ना, तुम उसके साथ डील कर रहा है, बोल रहा है कि हम डिसॉल्व हो गए, पैसा नहीं देंगे, हम तुमको दिलवाएंगे। क्यों? पब्लिक नोटिस नहीं दिया हुआ था। सेकंड, ये पार्टनर्स को भी प्रोटेक्ट कर रहा है कि मानो कोई थर्ड पार्टी आके तुमसे डील किया, कोई एक पार्टनर बदमाशी किया कि हम तो इस थर्ड पार्टी को बेवकूफ बना देते फर्म का नाम पे, और फिर हम फ्रॉड करके भाग जाएंगे, बाकी पार्टनर्स पछताएगा नहीं। बोल दिया एक बार आप पब्लिक नोटिस देंगे, आपके हरकत के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। ठीक है। आफ्टर दैट कुछ एक्सेप्शन है इस रूल का कि नोटिस नहीं देने पे भी काम चलेगा। जैसे कि स्टेट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। अब कोई इंसान मर गया है, उसके नाम पे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या वो वैलिड है? बिल्कुल नहीं। सेकंड, इंसॉल्वेंट पार्टनर, एक पार्टनर का दिवाला निकल गया है, उसके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वैलिड है? बिल्कुल नहीं। थर्ड, डोरमेंट पार्टनर, जिसका नाम तक कोई नहीं जानता, कोई काम नहीं करता है, सोते रहता है, इसके कोई हरकत से, कोई लाइबिलिटी से फर्म को फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये लोग पब्लिक नोटिस नहीं दे सकते हैं और इनका नहीं देना वाजिब है। सेकंड बात, पॉइंट नंबर बी, राइट ऑफ पार्टनर्स, कि भाई हम अपने बिजनेस को वूंड अप करना चाहते हैं, बांध के बोरा बिस्तर निकलना चाहते हैं। हर पार्टनर बिजनेस के बंद होने के बाद अकाउंट्स वगैरह चेक करता है, अपना हिस्सा लेता और निकलता है, तो हर पार्टनर का ये हक है। सेक्शन 46 में बोल दिया। सेक्शन 47 में बोलता है कि अगर वाइंडिंग अप के लिए कुछ भी करना है वो आप कर सकते हो, आपके पास अथॉरिटी है कि वाइंडिंग अप के लिए कोई हरकत करना है, कुछ भी राइट या ऑब्लिगेशन आपको एक्सरसाइज करना, आप कर सकते हो। हाँ, वो बोरिया बिस्तर उठाने के लिए होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करना है जो बताए, या फिर एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करना है जो बताए कि आपके एसेट्स का वैल्यू क्या होगा, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डी, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स, यानी कि दो चीज होगा, या तो लॉस या तो प्रॉफिट। बात करते हैं लॉस का, प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा, लॉस का क्या? अगर लॉस हो रहा है तो पहले तो देखो कुछ प्रॉफिट वगैरह था, मानो रिजर्व वगैरह बना के रखे थे, उससे दो, खत्म हो गया, चलो अपना अपना कैपिटल से दो, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, खत्म हो गया, चलो अपना घर से लाके दो। लॉसेस पूरा देना पड़ता है फर्म को, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉसेस पूरा देना होता है। पार्टनर्स नहीं दे पा रहे, फर्म नहीं दे पा रहा, जाओ घर से लेकर आओ, सामान बेच कर लाओ, हम जाने तो देंगे नहीं। हाँ, एसेट्स ऑफ द फर्म क्यों काम आएगा भैया? एसेट्स ऑफ द फर्म का कैसे काम आता है? ए, कोई भी फर्म का थर्ड पार्टी से उधार वगैरह था, एसेट्स बेचो, पैसा दे दो। बी, हर पार्टनर को मानो कैपिटल दिया था कुछ ना कुछ बिजनेस को, तो बिजनेस बोलेगा, बिजनेस एंड पार्टनर्स आर टू सेपरेट एंटिटी, बिजनेस बोलेगा अच्छा ये कैपिटल वापस देना है, इसको एसेट बेच के दे दो। ठीक है। तीसरा, इन पेइंग टू ईच पार्टनर रिलेटिवली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। अच्छा, ये तो बात हुआ कि कैपिटल का हिस्सा, बहुत बार होता है ना कि कैपिटल का कुछ कुछ, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ठीक है, जैसे मानो किसी पार्टनर का सैलरी हो गया, जो P&L अप्रोप्रिएशन का आइटम है, वो भी आप एसेट्स बेच के दे सकते हो। एंड लास्ट में जो भी बचा हुआ लाइबिलिटी है वो पार्टनर्स में, जो भी बचा हुआ एसेट्स है उसको बेच के जो बचेगा पार्टनर्स में बांट देंगे, डिसोल्यूशन अकाउंट बन रहा है। पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड सेपरेट डेट, मानो फर्म का जो प्रॉपर्टी है
उसको कैसे हम लोग पेमेंट में लगाएं। सिंपल, मानो फर्म का नाम है XYZ फर्म, ठीक है, और इसके पास प्रॉपर्टी है 30 लाख का। XYZ डी से लोन लेके रखा था 10 लाख का, तो इस 30 लाख में से 10 लाख दे दो भाई, कितना बचा? 20 लाख बचा। फिर इस फर्म को पता चला कि मेरा जो एक पार्टनर है, ABC, 3 पार्टनर थे, ABD से लोन लेके रखा है 2 लाख का, मेरे पास 20 लाख है, हम 1 या 2 लाख पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोला पॉइंट नंबर 1 में। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 में। मानो ABC 3 पार्टनर है, तीनों के पास 2-2 लाख का प्रॉपर्टी है। सेम डी लोन दिया फर्म को, मानो 10 लाख का, फर्म के पास प्रॉपर्टी है 30 लाख का, नहीं, यहां पे फर्म के पास प्रॉपर्टी है मानो 8 लाख का, ठीक है। बोलते हैं कि ए का जो पर्सनल 2 लाख का प्रॉपर्टी था, मानो 2 लाख का बिल्डिंग था, वो ए डी का लोन चुकाने में लगा सकता। मानो ए भी डी से लोन लेकर रखा था 1 लाख का, तो अपना प्रॉपर्टी में से 1 लाख दे दिया डी, कितना बचा अभी भी ए के पास? 1 लाख। अपना 2 लाख में से 1 लाख ए दे दिया डी को, ए के पास अभी भी 1 लाख बचा हुआ है। फर्म का पेमेंट है 10 लाख का, ये 8 लाख तो दे देगा फर्म, उसके पास एसेट है 8 लाख रुपया का, बाकी 2 लाख का क्या? तो बोलते हैं हर पार्टनर से हम लेंगे और ए अपना ये प्रॉपर्टी लगाएगा डी का पेमेंट में। पहले डी अपना पर्सनल प्रॉपर्टी, अपना पर्सनल डेट का पेमेंट में लगाएगा, बचा तो फर्म का डेट का पेमेंट में लगाएगा। दिस इज व्हाट द लॉ से। इसी के साथ हमारा यूनिट 3 का कंप्लीट रिवीजन होता है। थैंक यू।